हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा सेल्स से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारी टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड देयर टाइप्स, मतलब अर्थव्यवस्था व उसके प्रकार, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, वह कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थ का मतलब होता है मुद्रा और व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली। मतलब कि जो मुद्रा है, प्रणाली का मतलब मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो मुद्रा है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, यह एक अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझेंगे कैसे होता है, ये क्या होता है। देखिए, जैसे आपके पास मान लिया 5,000 रुपया है। अब आपसे कहा जाए कि इस 5,000 रुपये में आपको एक महीना मैनेज करना, अपना खर्चा चलाना है, तब आप क्या करेंगे? पैसे तो आपके पास लिमिट में है, और जब लिमिट में है पैसा तब तो आपको सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि लिमिटेड अनलिमिटेड हो। तो देखिए, जैसे आपके पास 5,000 रुपये हैं, तब आप क्या करेंगे? सभी जगह उन पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कहाँ पर कितना रुपया खर्च करना है। जैसे कहने का मतलब कि आपके पढ़ाई में कितना होगा, आपके आने जाने में कितना होगा, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में कितना खर्चा होगा, उन सभी जगहों पर आप सबका नोट करेंगे कि इन जगह पर मुझे इतना रुपया खर्च करना है। जब आप अपने जो रुपया है उसका सही तरीके से जो व्यवस्था है वह हमारी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो मतलब कि अगर आपके पास में लिमिट में रुपया हो, अनलिमिटेड नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड किसके पास में होता है? किसी के पास में भी नहीं होता। सरकार के पास में भी नहीं होता अनलिमिटेड, कि चाहे जितना रुपया हो उसके पास में कहीं भी कितना भी खर्च कर दे। सबके पास में लिमिट में रुपया होता है। तो जब आप अपनी जो मुद्रा होती है उस मुद्रा का सही तरीके से व्यवस्थित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन होता है वो दो टाइप से होते हैं। जैसे एक विश्व लेवल पर इसका होता है, मतलब बड़े क्षेत्रों में होता है, और एक छोटे क्षेत्र में होता है। तो देखिए, जब हम बड़े क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जब बड़े क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसको हम मैक्रो कहते हैं। अब मैक्रो में आपका जैसे देश आ जाता है, विश्व लेवल पर भी आ जाता है, कोई भी देश विश्व लेवल पर आ जाता है, या फिर राज्य कह देते हैं। तो इसमें हम कह दिए जैसे देश या राज्य। जब बड़े क्षेत्र पर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। और जब हम छोटे क्षेत्र पर कर देंगे, जैसे छोटे क्षेत्र मतलब सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं माइक्रो, इसमें हो जाएगा कोई कंपनी है या फिर कोई संस्था है, या फिर मान लिया फैमिली या परिवार की अर्थव्यवस्था देखना है। तो देखिए, जब छोटे क्षेत्रों पर आ जाते हैं तो वह हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। अब हमारे फैमिली की जो इकोनॉमिक्स है वह आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। इसके बाद में जो इकोनॉमिक्स है उसको हम कुछ प्रकार में बांटे हुए हैं। तो देखिए, जैसे आपका जो इकोनॉमिक्स को जो टाइप्स है मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये मुख्य रूप से तो 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार हमने और लिया, उसमें भी हम बताएंगे कि ये दोनों प्रकार से कौन कौन से होते हैं। वो भी, ये दोनों भी लगभग इन्हीं दोनों में ही समाहित होती हैं। कैसे रहते हैं वो उसको देखते हैं हम। जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो स्वामित्व होता है वो निजीकरण होता है, मतलब कि पब्लिक के हाथों में होती है, इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आपकी यूएसए में होती है, अमेरिका वगैरह में हो गया, या ब्रिटेन में हो गया। तो जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में जो आपके रिच पर्सन होते हैं उन सब के हाथों में ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरा लिखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, जिसमें आपके गवर्नमेंट का तो होता है, इसमें समाज का भी कल्याण छुपा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह गवर्नमेंट का होता है, बट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकारें होती हैं उनका होता है। तो राज्य सरकार मतलब स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं उनका होगा। इसका जो एग्जांपल अगर हम देख लें कि ऐसा कहाँ पर होता है, तो ऐसा जैसे हम कह दें कि चाइना हो गया आपका, जैसे हम कह दें आपका रूस होता है, जिसको रसिया कह दें। तो ये आपका जो चाइना हो गया, चीन वगैरह हो जाते हैं। तो चीन में जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट, इसमें तीसरा लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर इसी से पूछे जाते हैं कि आपकी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कौन से देश में होती है। तो जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है वो आपकी भारत में होगी। इसमें आ जाएगा आपका भारत।
भारत में मिक्स मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगी, जिसमें आपका पब्लिक सेक्टर का भी मतलब कि जो निजी क्षेत्र होता है उसका भी योगदान रहे और गवर्नमेंट का भी योगदान होता है, या दोनों का हस्तक्षेप होता है या दोनों का स्वामित्व होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ प्राइवेट लिमिटेड में वो अर्ध सरकारी होती हैं कि उसमें गवर्नमेंट और निजीकरण दोनों का सहयोग होता है, वो चीज़ें प्राइवेट लिमिटेड हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर भारत आता है तो भारत, जैसे हम कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो भारत के पास में इनकम का जो स्रोत था, वो इनकम का स्रोत, जैसे भारत का रुपया कहाँ से आता था, तो कृषि से आता था, पशुपालन से आता था, वानिकी से आता था, वन वगैरह से आते थे, या कोई कच्चे माल का उत्पादन करते वहाँ से आता है। इन सब जगहों से भारत के पास में रुपया आता था। अब जब भारत के पास में इन सब जगहों से रुपया आता था तो प्रेजेंट टाइम में, ये तो उस समय था कि जब भारत आज़ाद हुआ था, अब कहाँ से रुपया भारत के पास में आता है? अब मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों से आता है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देते हैं। देखिए, इसमें आपको जानना है कि भारत में जो 3 जगहों से रुपया आता है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर, और इसके बाद में होता है सर्विस सेक्टर। 3 जगहों से रुपया आता है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले उसको देख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर में जैसे हमने कह दिया कृषि होता है, कृषि हो गया, फिर आपके क्या हो जाएंगे, पशुपालन हो जाते हैं, देन आपका वानिकी हो जाता है। ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। अब क्वेश्चन एक आता है कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें लगभग कितना परसेंट भारत की इनकम होती है, कितने परसेंट, तो इसमें क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें लगभग 15.4% होता है। सेकेंडरी सेक्टर आते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएंगे, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में कुछ ना कुछ बनना शुरू हुआ। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे बन रहा है निर्माण, और किसी चीज़ की मरम्मत वगैरह हो रही है, विनिर्माण हो जाएंगे, या विद्युत वगैरह अब हो जाते हैं, तो विद्युत से गवर्नमेंट का बहुत ही फ़ायदा होता है। यह आपका सेकेंडरी सेक्टर में हो जाते हैं, विद्युत निर्माण हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जहाँ निर्माण हो रहा है तो विनिर्माण और निर्माण, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूछा, इसमें पूछ लेंगे कि कितने परसेंट इसका होता है, ये 23% आपका द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएंगी। जो आपका लास्ट होता है तृतीयक क्षेत्र होते हैं, तृतीय क्षेत्र वो होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या आते हैं, ध्यान रखें, सर्विस सेक्टर, जिस देश की जितना अधिक इनकम होती है सर्विस सेक्टर से, वह देश उतना ही तेज़ी से विकास के पथ पर होता है। कहने का मतलब कि अगर सर्विस सेक्टर से रुपया सबसे अधिक हो जाए तो वह विकास के पथ पर उतनी ही तेज़ी से अग्रसित होता है। अब जो विकसित देश हैं उनका जो सबसे अधिक इनकम का जो स्रोत होता है वह सर्विस सेक्टर से ही होता है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, जैसे हो गया चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो जाएंगी, चिकित्सा हो जाएंगी, कोई बीमा वगैरह हो जाता है, बीमा हो गए। बीमा के बाद में फिर आपका हो जाएगा परिवहन, जो हम यातायात वगैरह होता है, परिवहन वगैरह हो जाते हैं, रेल वगैरह का खर्चा, ये सब किससे होता है, सर्विस सेक्टर से होता है। ये जो सर्विस सेक्टर, इससे सरकार का बहुत ही अधिक इनकम होता है, सबसे ज़्यादा इसी से होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा था कितना परसेंट लगभग होता है, तो 61.5% सरकार का इनकम सर्विस सेक्टर से होता है। अब ये तो मैंने देखा कि जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका क्या आता है, भारत आता है, और भारत में जो 3 क्षेत्रों से रुपया आता है वह होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर जो होता है उससे आपका 15.4%, सेकेंडरी क्षेत्र जो होगा उसका आपका सेकेंडरी क्षेत्र ध्यान रखिए 23%, एंड देन आपका तृतीय क्षेत्र जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं वहाँ पर आपका 61.5% हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं आप खुली अर्थव्यवस्था। देखिए इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, अगर आपने ना नोट किया हो तो उसको आप नोट कर लीजिए। क्या है ये, खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही होती है।
अब इसमें वो चीज़ें होती हैं जिसमें सरकार का हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर होता है। इसमें आराम से हम अपना व्यापार कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो जाता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यूएसए हो जाता है, सिंगापुर हो जाता है। और अब इंडिया में भी ऐसा है कि इंडिया का अपने सर्विस सेक्टर में इंडिया का जो ये मतलब जो आपका इंडिया है उसमें भी खुली अर्थव्यवस्था मानी जाती है कि इसमें भी ज़्यादा हस्तक्षेप गवर्नमेंट का नहीं होता है। जैसे आपकी टाटा कंपनी देख लीजिए, टाटा कंपनी क्या है, निजी है, तो निजी है बट इसमें सरकार का कोई खास हस्तक्षेप नहीं होता है। आपका कोई और देख लीजिए जैसे सेल्स वगैरह की है, सेल्स वगैरह में ये सब आपका गवर्नमेंट हो जाते हैं, तो सबका अपना अपना है बट किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता कि इसमें सरकार ज़बरदस्ती इसमें टैक्स वगैरह करे या ऐसा कुछ करे, वो अपना कर रहे हैं उनको करने दे, इस तरह से है। तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था जब ऐसी होती इसमें सरकार की जो सर्विस सेक्टर से जो इनकम है उसका स्रोत बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ये इसके फ़ायदे होते हैं या इसके एडवांटेज होते हैं। नाउ कम लास्ट पॉइंट जो है बंद अर्थव्यवस्था। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था 100% से हो, क्योंकि हर एक देश इतना तो सक्षम है नहीं कि उसमें सारी चीज़ें उत्पादित होती हो या सारी चीज़ें उसके पास में हो। हर एक देश को कुछ ना कुछ किसी से ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें नाम मात्र के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। अब एग्जांपल देखें कि कौन कौन से ऐसी अर्थव्यवस्था है या कौन कौन से ऐसे देश हैं, कंट्री हैं। तो जैसे हमने कहते हैं उत्तर कोरिया है आपका। उत्तर कोरिया के बाद में जैसे हम दूसरा और देख लें तो आपका ब्राज़ील होता है, इसमें नाम मात्र के होते हैं। नॉर्वे हो गया, ये सब ऐसे नाम मात्र के आपके क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं। ये तो आपका था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के टाइप्स, ये हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ और होते हैं, जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, या किसने कैसी डिफिनीशन दी, इसको बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है ये। देखिए पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स कोई बहुत टफ नहीं है और सिलेबस भी इसका बहुत कम है, ठीक है। इसलिए आप इस पर ध्यान से एक नोट्स बनाकर पढ़ते चलेंगे और एक बार में आप जैसे हमने कहा ना 8-10 वीडियो में सारे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो 8-10 वीडियो आप देखेंगे उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे इकोनॉमिक्स। इसको आप नोट्स बना रहेंगे। कोई इकोनॉमिक्स का ज़्यादा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं, क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स में एक खास बात होती है कि इसको आप गैस नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़। मतलब कि आप सोचें कि इसमें हम गैस करके कोई अंदाज से क्वेश्चन लगाते हो तो ऐसा कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर आपका गैस नहीं चलेगा कि हम अंदाज से कोई क्वेश्चन लगा दे और सही चला जाएगा। ना कम इसमें पूछा था क्वेश्चन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये आपके अमेरिका के थे जिनको फादर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ये अक्सर पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाता है, एडम स्मिथ कहलाते हैं। 1776 था इनका। 1776 में एडम स्मिथ ने मतलब इनको माना था। 1776 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और एक बुक इनकी बहुत फेमस है। उस फेमस बुक का नाम देख लेते कि एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में, कि इनकी फेमस बुक का नाम है। आपने जानते भी हो, सुना भी होगा कुछ लोगों ने, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में ये बुक का इनके नाम था, जो एक फेमस बुक है, ठीक है। अब इस बुक में इन्होंने जो विज्ञान की माफ़ करिए, जो अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखी है, उन्होंने कहा है कि धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। क्या कहा था इन्होंने, धन का विज्ञान या धन का विज्ञान या ज्ञान, जो भी कहें, धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। इन्होंने मतलब जो एडम स्मिथ थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा था धन का विज्ञान ही क्या है, अर्थशास्त्र है। इसके बाद में आए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां पर क्या हो जाते हैं, इनका नाम था मार्शल। नाम आप ध्यान रखिए, नाम आप नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। फिर हम लिखेंगे फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स।
फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स में हो जाएंगे सैमुअलसन। ये आपके हो जाएंगे फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं, अब ये तो हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हो जाते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र है, अब ये अर्थशास्त्र कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है ऐसा पूछा था इसमें से। तो इसमें अर्थशास्त्र जो होगा आपका, देखिए जैसे आप जानते हैं चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो कौन थे, चाणक्य थे। अब चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो जो चाणक्य ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी थी। अब जो अर्थशास्त्र था, यह अर्थशास्त्र उस समय राजनीतिक विज्ञान, जैसे राजनीतिक विज्ञान पर एक क्वेश्चन चले, राजनीतिक विज्ञान पर ही आपका इकोनॉमिक्स लिखी गई है, ठीक है। तो जो कौटिल्य ने लिखा हुआ था किताब, वो किताब में यह बताया गया था कि राजा को कैसे प्रजा की देखभाल करनी चाहिए या राजा को शासन किस तरह से करनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की किताब है वो कौन से विषय पर आधारित है, वह पॉलिटी पर आधारित है, मतलब राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है। ये ध्यान रखना आपको। तो अर्थशास्त्र आपका किस पर आधारित है, पॉलिटी, जिसको कहते हैं राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स की जो विज्ञान संबंधी परिभाषा थी वो किसने दिया था। तो इसको नोट कर लेंगे, इकोनॉमिक्स की विज्ञान संबंधी परिभाषा, इकोनॉमिक्स की विज्ञान संबंधी परिभाषा, विज्ञान संबंधी परिभाषा, ये जो उन्होंने दिया था उनका नाम था रॉबिन्स। ये इकोनॉमिक्स के विज्ञान संबंधी परिभाषा थी, जिसमें इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। क्या कहा था, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ठीक कहते हैं। देखिए ये तो आपका इकोनॉमिक्स हुआ। अब मैं जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले मैंने वो आपको कंप्यूटर पढ़ा है, पॉलिटी के मैंने 2-4 लेक्चर दिए हुए। मेरा जो पूरा फोकस है वो आपका जो नेक्स्ट मंथ में आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने हैं और अक्टूबर में आपका यूपीएससी ईपीएफओ होने हैं, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के सब्जेक्ट को क्लास दे रहा हूँ। साथ साथ में उन दोनों में ही आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेंगे। वहाँ पर आपके ईपीएफओ में तो कन्फर्म दिया है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। तो ईपीएफओ के लिए आप मेरी जो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर के कंप्यूटर के जो भी वीडियो हैं आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप कंप्यूटर की तैयारी कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, उन सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके आएंगे। कैसे, क्योंकि आपका जैसे कंप्यूटर है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो कंप्यूटर का हर एक पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं, वहाँ से कन्फर्म है। अगर सब्जेक्ट स्पेशली दे दिया तब तो आपके 10, 15, 20 या 50 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जैसे IBPS वगैरह हो जाते हैं, इन सब में आपके 40-50 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। EPFO में है, वहाँ पर 10-20 नंबर के क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपका कंप्यूटर से आएगा ही। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हर एक एग्जाम में पूछा था, क्योंकि आपका जैसे बजट हो गया, भारत की GDP कितनी है, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, कहाँ से कितना इनकम है। अभी जैसे इधर 20 लाख करोड़ दिया गया मान लें केंद्र सरकार के द्वारा, उन 20 लाख करोड़ आपकी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। किस में कितना रुपया कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन सभी को आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बताया जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया है इसमें क्वेश्चन मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ सबसे मेन है। भारत है, भारत में जो 3 क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ से आता है आपका इनकम होता है, वो आप ध्यान रखिए। जैसे आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर ध्यान रखिएगा। देन किस क्षेत्र से कितना इनकम होता है, ये परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है। यह वीडियो आपको कैसे लगी इसको आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से आपके लिए ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।